औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है, और तमाम दुरूद व सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मोहसिन इंसानियत और वजह कायनात है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। आज हम सीखेंगे कि न्यूटन लॉज जो हैं वो क्या होते हैं। 3 लॉ न्यूटन ने दिए थे जिनकी बुनियाद पर क्लासिकल फिज़िक्स की बुनियाद पड़ी। पूरी की पूरी क्लासिकल फिज़िक्स इन 3 लॉज के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए हम समझते हैं कि हमारे पास न्यूटन के जो लॉज हैं वो हमें क्या कहते हैं। न्यूटन सेब के दरख्त के नीचे बैठा था तो अचानक सेब एक टूटा और उसके सर में आके लगा। तो उसके माइंड में एक सवाल आया कि ये जो सेब है ये नीचे की तरफ क्यों आया है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। वो कौन सी चीज़ है जो इस एप्पल को नीचे की तरफ लाने पर मजबूर कर रही है, ये इसकी मोशन किस पे डिपेंड कर रही है। तो ये सोचते सोचते उसने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उसने 3 लॉ दिए जिनको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहा जाता है। मोशन के 3 कवानीन कहा जाता है। उनको समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है नेट फोर्स, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नेट फोर्स समझ आएगी तो फिर इसके अंदर हमें आसानी होगी। नेट फोर्स क्या होती है? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। एक बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेज का मजमूआ जो होता है वो नेट फोर्स कहलाता है। अब फोर्सेज कई किस्म की होती है। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, एयर रेजिस्टेंस होती है। आम फोर्स जो हम लगाते हैं वो सारी फोर्स है, उनमें से कोई भी फोर्स है, किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेज का मजमूआ जो है, सम जो है, उसको हम क्या कहते हैं? नेट फोर्स कहते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड नेट फोर्स। अब हम चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या स्टेट करता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी उस वक्त तक जब तक कोई नेट फोर्स उस पर अमल नहीं करती। अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में रहेगा जब तक मैं इसे मोशन में नहीं लाता। इसी तरह अगर कोई बॉडी या बॉल मैं फेंकता हूँ वो मोशन में रहेगा उस वक्त तक जब तक कोई नेट फोर्स नहीं लगता। देखे ना, बॉल को हम फेंकते हैं तो वो कुछ देर के बाद जाके रुक जाता है। अब क्यों रुकता है? ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू फ्रिक्शन। उस पर एक रेजिस्टेंस की फोर्स और फ्रिक्शन की फोर्स अमलकारी होती है जिसकी वजह से रुक जाता है। तो न्यूटन का पहला कानून ये कहता है व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स लगती है फिर वो रेस्ट में हो या मोशन में हो तो उसके खिलाफ काम करता है। अ बॉडी कंटिन्यूड स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी उस वक्त तक जब तक कोई नेट फोर्स अमल नहीं करती। फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, एक मेज पे पड़ी हुई किताब। अब मेज पे किताब पड़ी हुई है तो वो पड़ी रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स उस पर अमल नहीं करती, उस वक्त वो किताब वहां पर पड़ी रहेगी। लेट्स सपोज ये किताब पड़ी हुई है, अब ये पड़ी रहेगी जब तक कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी और ये मूव नहीं करेगी। तो ये था हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब हम चलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड लॉ में क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहता है कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगती है तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। वो जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसकी मिकदार उस लगने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन is directly proportional to net force and inversely proportional to the mass। जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी इतना ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा और जितना मास ज्यादा होगा एक्सेलरेशन इतना कम होगा। देखिए एक मोटरसाइकिल है और एक ट्रक है,
तो दोनों को आप मूव कराएं तो मोटरसाइकिल का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मैस कम है। अब ट्रक जो है उसका मैस बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, कम होगा, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी ये स्टेटमेंट थी, व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। इसकी एक्सप्लेनेशन की दूसरी हेडिंग बनेगी। अब इसमें देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ कब डील करता है, व्हेन नेट फोर्स इज एक्टिंग, उस वक्त हमेशा डील करेगा जब नेट फोर्स लग रही होगी। फिर हम ये कहते हैं इफ अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से क्या पैदा हो रहा है, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है किसी बॉडी के अंदर, इन अ बॉडी ऑफ मास m, और उस बॉडी का मास m है, तो फिर मैथमेटिकली हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। मैथमेटिकल इसकी हम हेडिंग बनाएंगे। जो हमने स्टेटमेंट के अंदर ये बात की है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, मैथमेटिकली मैंने लिख दिया, उसको 1 कह दिया। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, इसको 2 कह दिया। फिर दोनों को कंबाइन किया है, कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, अब लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेशन है, कंपेयर किया सेकंड साइड पे क्या है, राइट साइड पे f ऊपर है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में फोर्स है और डिनोमिनेटर में मास है। अब मास इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर सिर्फ f बचेगा f, और इधर क्या बचेगा, ma बन जाएगा। मैं इस f को इस साइड पे लिख देता हूँ, ma को इस साइड पे लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा f = kma। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं तो लगाते हैं इक्वल, और यहाँ पे न्यूटन ने कांस्टेंट दिया था k, f = kma, और यहाँ पे न्यूटन ने वैल्यू भी दी थी k की, where k is a proportionality constant and k की वैल्यू क्या है, 1 है। मैंने ये 1 की वैल्यू, जो k की वैल्यू जो 1 है वो यहाँ पे पुट कर दी है, 1 आ गई, 1 = ma, और ये आपके पास फार्मूला बन गया f = ma। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये वो रिजल्ट है जो न्यूटन सेकंड लॉ में दिया जाता है। अब इसका यूनिट क्या है, क्योंकि ये फोर्स f क्या है, फोर्स m क्या है, मास, और a क्या है, एक्सेलरेशन है। F = ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ से रिजल्ट निकलता है फोर्स का। अब इसका यूनिट क्या है, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन n, व्हिच इज इक्वल टू n, न्यूटन किसके बराबर है, मास का यूनिट है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन = किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने एक और हेडिंग बनाई है डिपेंडेंस की। ये जो फोर्स है किस पे, न्यूटन सेकंड लॉ की जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करती है, फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास, इसके अंदर मास मौजूद है, मास पे डिपेंड करती है, एंड एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। अब मैंने हेडिंग नेक्स्ट बनाई है क्वांटिटी की। ये कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके अंदर दो चीजें मौजूद हैं, क्वांटिटी मिकदार भी मौजूद है और डायरेक्शन भी मौजूद है। एक्सेलरेशन जब भी पैदा होती है, किसी चेंज इन वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में होती है तो हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और मास एक मिकदार है, हम ये कहेंगे क्वांटिटी कौन सी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ था, जिसमें वो ये कहता है कि जब कोई नेट फोर्स लगती है तो उसकी सिमत में, फोर्स की सिमत में एक्सेलरेशन पैदा होता है जो फोर्स की मिकदार के डायरेक्टली और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें रिजल्ट क्या निकलता है, F = ma। अब हम चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ। न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मिकदार में बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। अगर ये बुक मेरे पास है, ये मैंने अपनी हथेली पे रखी हुई है, अब ये बुक डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक्शन कर रही है, और मेरी हथेली इस पर क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। अब जितना इसका वेट है, इसकी मिकदार के अकॉर्डिंग, इसके मिकदार के इक्वल एक्शन जितना हो रहा है उतना ही रिएक्शन हो रहा है। लेकिन मसला क्या है कि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और रिएक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ है। तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, मेज पे पड़ी किताब, मेज पे जो किताब पड़ी हुई है, किताब का या उस बुक का जितना वेट है और नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, टेबल उस पर उतना ही रिएक्ट कर रहा है। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अ रॉकेट टेकिंग ऑफ, एक रॉकेट हमारे पास है, आपने देखा होगा वो जब टेक ऑफ करता है तो उसमें उसके अंदर जो फ्यूल होता है या बर्निंग ऑफ गैसेस होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। जिस मिकदार से, जिस स्पीड से
वो बढ़ने का आप जैसे नीचे आ रही होती हैं उसी स्पीड से रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये आज हमारे पास न्यूटन के लॉज थे जिनको हमने अंडरस्टैंड किया है, समझने की कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।